किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाते हो और यदि उसमें से पर्यावरण या साइंस से रिलेटिव कोई टॉपिक यदि पूछा जाना है या फिर ये पर्यावरण या साइंस का सब्जेक्ट यदि उसमें पूछा जाना है तो आपदाओं से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आते ही हैं। इसके पहले हम एक वीडियो आपदाओं पर अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ये आपदाओं को लेकर हमारा दूसरा वीडियो होगा। एक वीडियो आपदा प्रबंधन के बारे में हम और अपलोड कर देंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। तो देखते हैं इन आपदाओं के बारे में। आज हमने कुछ विशेष प्रकार की आपदाओं को लिया है जहां से जो प्रश्न बनते हैं ये एग्जाम रिलेटिव हैं। आप चाहें तो पेन कागज उठा के, पेन कापी उठा के इनको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है भोपाल गैस कांड को। स्टूडेंट्स, ये जो भोपाल गैस कांड है, यदि आप MP लेवल का कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो यहाँ से तो प्रश्न आना ही आना है। बाकी यदि नेशनल लेवल का एग्जाम देते हो तब भी यहाँ से प्रश्न आना होते हैं। देखते हैं भोपाल गैस कांड। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो भोपाल गैस कांड है ये अब तक की सबसे बड़ी रासायनिक दुर्घटनाओं में से एक है। अब तक की सबसे बड़ी रासायनिक दुर्घटना, यदि हिरोशिमा और नागासाकी के जो परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यदि उनको छोड़ दिया जाए, उस पर हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे कभी, यदि उसको छोड़ दिया जाए तो अब तक की सबसे बड़ी जो रासायनिक दुर्घटना है वो जानी जाती है भोपाल गैस कांड के नाम से। स्टूडेंट्स, ये जो भोपाल गैस कांड है ये जैसा कि यहाँ पर लिखा है ये भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। क्या था आइए जानते हैं विस्तार से। भोपाल गैस कांड ये हुआ था 2 दिसंबर की रात और 3 की सुबह, मतलब 2-3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस कांड जो हुआ 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ। इसमें हुआ क्या था, वहां भोपाल में यूनियन कार्बाइड या फिर इसको यूका कहते हैं, यूनियन कार्बाइड नामक एक कारखाना वहां पर लगा हुआ था जो बैटरियां, कीटनाशक दवाएं और कुछ गैसों का निर्माण यहाँ पर होता था। कौन सा कारखाना था? यूका, यूनियन कार्बाइड। और कहाँ का था? ये अमेरिकी था, अमेरिका का कारखाना था। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्मचारियों की वजह से या कर्मचारी ट्रेंड ना होने के कारण किसी पाइप में से जो पानी था वो मिक्स गैस के कंटेनर या टैंकर में चला जाता है और पानी जाने से वहां केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में वहां टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब दोनों बढ़ जाते हैं और टैंकर फूट जाता है। टैंकर फूटने से या टैंकर के फट जाने से मिक या मेथाइल आइसोसाइनाइड नामक जो एक रासायनिक गैस है जिसका उपयोग मुख्यतः बम बनाने में किया जाता है, इसके टैंकर फट जाने से वो गैस रिस गई, गैस का रिसाव हो गया और उस गैस का जो रिसाव था लगभग 40 मिनट तक होता रहा और ये 40 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैल गया। इसी घटना को भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। जब ये 40 मिनट तक रिसाव हुआ और 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इसमें इससे मिले रोग क्या थे। इससे त्वचा कैंसर हुआ, फेफड़ों में संक्रमण बढ़ गया, फेफड़ों का संक्रमण हुआ, कैंसर हो गया फेफड़ों का, श्वास नली का कैंसर हो गया। जिस स्थान पर भी शरीर पर यह गैस लगी उस स्थान पर त्वचा कैंसर उत्पन्न हो गया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, आंखों की रोशनी चली गई, लोग अंधे हो गए। इस प्रकार से हमें भोपाल गैस कांड से ये रोग मिले। अब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड में रिसने वाली गैस का क्या नाम था, तो या तो आपको मिक गैस लिखा आता है या MIC गैस लिखा आता है। और स्टूडेंट्स, इसका जो पूरा नाम था, इसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइड। एक जहरीली गैस होती है। ये इस कारखाने में क्या बनाया जाता था, एक कीटनाशक बनाया जाता था जिसका नाम था सीवान। कीटनाशक उत्पाद इसका नाम था सीवान। बैटरियां भी बनाई जाती थी, अन्य कीटनाशक और गैसें भी यहाँ पर बनाई जाती थी। ठीक है, ये फास्जीन और MIC गैस, मिक गैस को यदि मिला दिया जाए तो बम का निर्माण होता है। उस समय जो PM थे वो राजीव गांधी जी और मध्य प्रदेश के जो CM थे वो अर्जुन सिंह जी उस टाइम पर रहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है टाइम पीरियड तत्कालीन PM और CM के बारे में। उस समय की MP गवर्नमेंट के अनुसार लगभग 3787 लोग मरे थे। उसके कुछ समय बाद लगभग 15,000 लोगों की डेथ हो गई। यहाँ एक नाम लिखा है वारेन एंडरसन, ये उस कंपनी का मुख्य अधिकारी था।
किस कंपनी का मुख्य अधिकारी था वारेन एंडरसन? यू का कंपनी का। हालांकि ये यहां से चला गया था अमेरिका, वहीं उसकी डेथ हो गई, मुकदमा भी इस पर चलाया गया। उसमें उस कारखाने में जो कचरा डला हुआ है उस कचरे के निपटान की बात हुई। हालांकि कारखाना वो स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, आज भी बंद है। 25,000 टन कचरे का निपटारा धार पीथमपुर में कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इस कचरे का निपटारा, वहां ये नाभिकीय कचरा है, नहीं किया गया, वो वहीं पड़ा है आज भी। दिल्ली की बैठक के अनुसार ये पीथमपुर में 25,000 टन उसको वहां रख दिया गया। इससे मिले रोग हम आपको बता चुके हैं। लगभग इससे 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए और जस्टिस एसएल कोचर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसने कुछ समय बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगभग 45,000 लोग आज भी वर्तमान समय में इस भोपाल गैस कांड से पीड़ित हैं मध्य प्रदेश में। इस भोपाल गैस कांड के बचाव के लिए जो एक ऑपरेशन चला गया, कभी कभी इसका नाम पूछा जाता है, उसका नाम था ऑपरेशन फेथ, या उसको कहते हैं ऑपरेशन फेज। ठीक है, भोपाल गैस कांड का जो बचाव कार्य का ऑपरेशन था, जो कैंपेन अभियान चलाया गया, उसका नाम था ऑपरेशन फेथ या ऑपरेशन फेज। इसके बाद में गवर्नमेंट ने 1993 में भोपाल अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना कर दी और इसी आयोग के माध्यम से जो उसमें हताहत हुए जो लोग थे, जो आज भी जीवित हैं, इनके लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं चेरनोबिल नाभिकीय विस्फोट। चेरनोबिल नाभिकीय विस्फोट, कभी कभी तो केवल इतना ही प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी सोवियत संघ में। ये तत्कालीन सोवियत संघ था और यूक्रेन नामक स्थान पर। ठीक है, या फिर कभी कभी आ जाता है रूस। ये चेरनोबिल नाभिकीय विस्फोट घटना ये कहां हुई थी? रूस में हुई थी। कब हुई थी और किस स्थान पर हुई थी? चेरनोबिल नामक स्थान पर हुई थी। उस समय पर जो यूक्रेन था वो सोवियत संघ के अंतर्गत आता था। ठीक है, चेरनोबिल नामक स्थान पर 26 अप्रैल 1986 को ऊर्जा बढ़ने के कारण वहां के जो परमाणु संयंत्र, वहां पर जो परमाणु रिएक्टर लगा था, जो परमाणु भट्टी उस स्थान पर लगाई गई थी बिजली बनाने के लिए, उसके 4 नंबर परमाणु रिएक्टर में अचानक से एनर्जी बढ़ने के कारण उसमें आग लग गई। रिएक्टर का जो तापमान था वो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और लगभग 31 लोग इसमें तुरंत डेथ हो गई। लगभग 5,76,000 लोग इससे प्रभावित हुए और इसमें भी लोगों को कई प्रकार के रोग मिले, जैसे थायराइड कैंसर, ल्यूकीमिया, और इससे बहुत सारे देशों का तापमान जो इससे लगे हुए थे यूक्रेन से, बहुत सारे देशों का तापमान बढ़ गया। ये देश प्रभावित हुए, कभी कभी पूछा जाता है पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इस प्रकार के ये लगभग 4 देश रूस के अलावा, यूक्रेन के अलावा प्रभावित हुए थे। चेरनोबिल नाभिकीय विस्फोट के नाम से इसे जाना जाता है। ये सबसे बड़ी नाभिकीय विस्फोट की घटना कही जाती है। ठीक है, और जो भोपाल गैस कांड था ये संसार का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा गैस कांड है। ठीक है, कभी आ जाए तो भोपाल गैस कांड ही आप कहें। इसके बाद आते हैं फुकुशिमा दाइची नाभिकीय आपदा। पूरा नाम है फुकुशिमा दाइची नाभिकीय आपदा। ये फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है स्टूडेंट्स, ये भी परमाणु संयंत्र है। ये फुकुशिमा कहाँ है? फुकुशिमा जापान का एक शहर है। जब जापान में 11 मार्च 2011 को जब सुनामी आई थी, सुनामी मतलब समुद्री तूफान को हम कह सकते हैं, या लगभग 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब समुद्र का जो पानी होता है वो जब 10 से 15 मीटर लगभग ऊपर उठ जाता है और शहरी इलाकों में वो पानी आ जाता है, तट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, उसे हम सुनामी कहते हैं। संसार की सबसे ज्यादा सुनामी जापान में आती है। ठीक है, तो 11 मार्च 2011 को जब जापान में सुनामी आई थी, उस सुनामी के कारण वहां फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र था, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र ध्वस्त हो गया था। इसे भी विश्व की सबसे बड़ी नाभिकीय आपदा कहा जाता है। ठीक है, या तो आपको चेरनोबिल आएगी या फुकुशिमा आएगी। अंतर केवल इतना है कि यहाँ 31 लोग तुरंत मारे गए थे और इसके बाद में डेथ हुई थी। यहाँ लगभग 30 लोग मारे जाते हैं और बाद में कुछ लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ चेरनोबिल या फुकुशिमा दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको आता है जिसमें आपको कहना है कि सबसे बड़ी विश्व की ये नाभिकीय दुर्घटना या नाभिकीय आपदा थी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, अभी ये चक्रवात के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम चलते हैं एशियन सुनामी 2004। एशियन सुनामी 2004, इसे एशियन सुनामी नाम दिया गया है क्योंकि
हालांकि एशियन सुनामी नाम दिया गया क्योंकि एशिया में आई थी, एशिया के देश इसमें प्रभावित हुए थे। और ये जो सुनामी थी स्टूडेंट्स, ये विश्व की अब तक की आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। संसार में इससे बड़ी कोई भी प्राकृतिक आपदा आज तक नहीं आई है। ठीक है, ये घटना कब घटी, ये सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। ये सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। कहां आई थी? हिंद महासागर में आई थी। इतिहास की सबसे भयंकर सुनामी इसको कहते हैं, या इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी, या इतिहास की सबसे भयानक ये प्राकृतिक घटना थी। ये बॉक्सिंग डे जो है 26 दिसंबर राष्ट्रीय बॉक्सिंग डे, इस दिन ये सुनामी आई थी, इसलिए इसे बॉक्सिंग डे सुनामी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो भूकंप की तीव्रता थी 9.1 रिक्टर से 9.3 रिक्टर तीव्रता भूकंप की मापी गई थी। एक दिन हमने आपको बताया था कि यदि लगभग 9 रिक्टर तक का भूकंप होता है तो ये महाविनाशकारी होता है। ठीक है, सबसे विनाशकारी भूकंप की तीव्रता यही होती है। और ये कहां, कभी कभी इसका केंद्र भी पूछ लेता है, इसका मूल केंद्र कहां था? तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। क्या कहना है आपको स्टूडेंट्स? इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप जो था वो इसका मूल केंद्र था, मतलब ये भूकंप यहां से उठा था। इसमें लगभग 30 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें ऊपर उठ गई थी और तटीय क्षेत्र में वो अंदर प्रवेश कर गई थी और तटीय क्षेत्र पूरा जलमग्न हो गया था। समुद्र तट के बाजू वाला क्षेत्र जलमग्न हो गया था। इसमें लगभग 1,86,000 लगभग इसमें जाने गई। लगभग 13 देश इसमें प्रभावित हुए, भारत भी इसमें प्रभावित हुआ था। भारत में तमिलनाडु राज्य, यदि कभी आपको प्रश्न आ जाए कि भारत का कौन सा राज्य सुनामी से प्रभावित हुआ था 2004 में जो भयंकर आपदा आई थी, तो तमिलनाडु राज्य सबसे ज्यादा यहाँ प्रभावित हुआ था। मुख्यतः यहाँ जो तबाही हुई थी, ये सबसे ज्यादा तबाही हुई थी इंडोनेशिया में, फिर श्रीलंका भी शामिल था, भारत भी और थाईलैंड भी शामिल था। इतनी बड़ी तबाही हुई थी कि लगभग 50,000 लोग इसमें लापता थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ भारत सरकार की नोडल एजेंसी। यहां से कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन सी आपदा की जानकारी कौन देता है, या कौन सी आपदा के नियंत्रण का कार्य किस विभाग का है, या कौन सी आपदा की पूर्व सूचना कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है। तो सबसे पहले यहां हम आपको बता दे रहे हैं चक्रवात। चक्रवात मतलब तूफान। चक्रवात मतलब क्या होता है? तूफान। अभी हम बताएंगे चक्रवात क्या कहलाता, आगे बताने वाले हैं। तो चक्रवात की जानकारी कौन देता है? भारतीय मौसम विभाग। यही अलर्ट करता है भारतीय मौसम विभाग कि अब चक्रवात आने वाला है। इसके बाद में सुनामी की पूर्व सूचना कौन देता है? हालांकि सुनामी और भूकंप दो ऐसी आपदाएं हैं जिनकी पूर्व सूचना नहीं मिल पाती है, इनकी पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। ठीक है, सुनामी की पूर्व सूचना कौन देता है? तो ये देता है पूर्व सूचना, मतलब लगभग तूफान जैसी कोई कंडीशन बनती है तो उसकी जानकारी यहां समुद्री तूफान की मिल जाती है। कौन देता है? महासागरीय सूचना सेवा का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र। महासागरीय सूचना सेवा का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र ये सुनामी की पूर्व सूचना देता है। इसके बाद में बाढ़ की पूर्व सूचना कौन देता है? भारत में 3 संस्थाएं बाढ़ की पूर्व सूचना देते हैं, केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन विभाग और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग। 3 डिपार्टमेंट देते हैं बाढ़ की पूर्व सूचना। इसके बाद में भूस्खलन, भूस्खलन की पूर्व सूचना देता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वैसे ही भूमि को अपन जियो कहते ही हैं, तो यहां से तो आपको याद हो ही जाने वाला है। भूस्खलन की पूर्व सूचना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देता है। इसके बाद में हिमस्खलन, अभी हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे भूस्खलन हिमस्खलन क्या कहलाता है। हिमस्खलन की सूचना देता है हिम व हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान। ठीक है, हिम व हिम इसमें लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं आपको। इसके बाद में लू और शीतलहर की पूर्व सूचना देता है भारतीय मौसम विभाग। लू और शीतलहर की पूर्व सूचना कौन देता है? भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको बताने वाले हैं यहां बाढ़, सूखा और चक्रवात के बारे में। तो देख लेते हैं सबसे पहले बाढ़ के बारे में। बाढ़ के बारे में जो एग्जाम रिलेटेड चीजें हैं उनको हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है। वैसे बाढ़ आप सभी लोग जानते होंगे कि बरसात के दिनों में, या ये कोई गारंटी नहीं होती कि बरसात के दिनों में, ठीक है, जब कभी नदियों का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, बरसात आदि के कारण या नालियां चौक हो जाने के कारण जब नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। बाढ़ का पानी चारों ओर फैल जाता है और बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। बाढ़ आने के कारण क्या क्या है? निरंतर भारी वर्षा, वन विनाश,
भूस्खलन, नदियों में गाद या गोंद का बढ़ जाना, मतलब नदियां उथली हो गई है, सीधी सी बात, नदियों में पानी समाने के लिए जगह नहीं बची है। और दोषपूर्ण जल निकासी, ये मुख्य कारक हैं, बहुत से कारक स्टूडेंट्स हो सकते हैं बाढ़ आने के, ठीक है। और बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, वृक्षारोपण बहुत ज्यादा करें, ठीक है, नालियों की निकास की व्यवस्था अच्छे से करें, सहायक नदियों को निकाला जाए, मुख्य नदियों में से नहरें निकाल दी जाएं, बांधों में बहुत ज्यादा नदियों के पानी को रोककर उन पर बांध बना दिए जाएं, ठीक है, ऐसी बंधान, बोरी बंधान बनाया जाए, ऐसे छोटे छोटे बांध नदियों पर बना दिए जाएं तो बाढ़ आने से रोका जा सकता है। बहुत सारे कारण बाद में हम आपको बताएंगे, अभी हाल तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम बता रहे हैं। विश्व का सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, यदि आपको कहा जाए कि विश्व का कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा बाढ़ें आती है स्टूडेंट्स, यहां आपको कहना है विश्व में सबसे ज्यादा बाढ़ें आती है कहां, भारत में आती है, ठीक है। और यदि आपसे कहा जाए कि भारत में कहां आती है, तो भारत में बिहार बहता ही रहता है, ऐसे याद रखना, बिहार राज्य में सबसे ज्यादा बाढ़ें आती हैं, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ें आती हैं। और कौन सी नदी बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मचाती है, तो सर्वाधिक बाढ़ जो आती है भारत में गंगा नदी में आती है, ठीक है। गंगा बिहार से वैसे पटना राजधानी निकलती है, तो यहां से, ठीक है। फिर बाढ़ पूर्व सूचना का जो संगठन है बनाया गया है, बाढ़ पूर्व सूचना का संगठन, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो जहां सबसे ज्यादा बाढ़ें आती बिहार में, वहीं पटना में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, प्रारंभ किया गया भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 में, और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना होती है 1976 में। स्टूडेंट्स, बाढ़ जो है ये राज्य सूची का विषय है, मतलब राज्य बाढ़ों पर कानून बना सकता है। इसके बाद में जो नवीन राष्ट्रीय जल नीति 2012 जो घोषित की गई है भारत में, राष्ट्रीय जल नीति 2012, ये बाढ़ और सूखा आपदा से संबंधित है, इसको कम करने का प्रयास राष्ट्रीय जल नीति 2012 में किया गया है। अब हम आगे देख लेते हैं सूखा के बारे में। सूखा क्या कहलाता है, बहुत सी परिभाषाएं होती हैं, कुल मिला के सूखा को आप मानना अनावृष्टि, मतलब वर्षा या तो नहीं होगी या वर्षा बहुत ज्यादा कम होगी, ऐसी स्थिति को हम सूखा कहते हैं मुख्यतः। लेकिन यदि हम परिभाषित करें सूखा को तो कई प्रकार से कर सकते हैं। जब किसी वर्ष जो वार्षिक वर्षा है ये 10% से कम, जितनी हो रही थी उसके 10% से कम यदि वर्षा होती है तो सूखा की स्थिति कही जाती है। यदि 2 वर्ष से अधिक तक लगातार 50% या उससे कम वर्षा हो तो सूखा की स्थिति कही जा सकती है, या वार्षिक औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो तब भी सूखा की स्थिति कही जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सूखा आता क्यों है, पानी गिरता क्यों नहीं है, तो इसीलिए सूखा आता है क्योंकि वर्षा की अनिश्चितता या मानसून की अनिश्चितता, वन कटाव बहुत ज्यादा, वृक्षारोपण लोग नहीं कर रहे हैं, वनों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव में लगातार वृद्धि हो रही है, पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए वर्षा नहीं होती है, ठीक है। इस कारण से सूखा आता है मुख्यतः, या लोग जल का जो प्रबंधन है वो उचित तरीके से नहीं करते। वाटर हार्वेस्टिंग जो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, वर्षा जल संग्रहण वो नहीं करते, बांधों की कमी है, ठीक है, इस कारण से सूखा आता है। खैर, अब यदि हम कहें कि भारत में सबसे ज्यादा सूखा कहाँ आता है, तो भारत में सबसे ज्यादा सूखा आता है राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा सूखा कहाँ आता है, राजस्थान में आता है। और पूरे विश्व का कितने % जो क्षेत्र है सूखा का, वो भारत के पास है 16%। 16% सूखा का जो क्षेत्र है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का, ये भारत में है। भारत में सबसे ज्यादा सूखा राजस्थान में आता है, और संसार में सबसे ज्यादा जो सूखा आता है ये आता है अटाकामा मरुस्थल, चिली देश में। कभी आपसे पूछा जाए कि संसार का सबसे ज्यादा सूखा क्षेत्र या सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र या सबसे ज्यादा सूखा मतलब वर्षा नहीं होती है कौन से क्षेत्र में, तो अटाकामा मरुस्थल ये संसार का सबसे ज्यादा सूखा वाला क्षेत्र है, चिली देश में है, भारत में राजस्थान में है, ठीक है। कभी आपको प्रश्न आता है कि पश्चिमी भारत के कितने जिलों को सूखा जिले घोषित कर दिया गया है, 77 जिलों को सूखा घोषित कर दिया गया है पश्चिमी भारत के। इसके बाद में सूखा को मुख्यतः हम अकाल के नाम से भी जानते हैं, सूखा को अकाल भी कहते हैं। और ये जो अकाल होता है या सूखा होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो सूखा होता है या अकाल होता है इसे हम कहते हैं अन्न अकाल। अन्न अकाल क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, जब इतनी कम बारिश होती है कि लोगों को खाने के लिए कृषि
जो की जा रही है, कृषि योग्य जो भूमि की जा रही है, उसमें जब अन्न या अनाज ही नहीं निकल पाता लोगों को खाने के लिए, जो 1943 के लगभग भारत में कंडीशन बनी थी, इसे हम कहते हैं अन्न अकाल। दूसरे को कहते हैं हम अन्न व चारा अकाल, मतलब लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिल पा रहा और जानवरों को खाने के लिए भूसा या चारा नहीं मिल पा रहा, इतनी कम बारिश हुई है कि चारा भी नहीं हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अन्न व चारा अकाल। दो प्रकार का। तीसरा जो अकाल होता है या तीसरा सूखा होता है, इसको हम कहते हैं त्रिकाल। त्रिकाल क्या कहलाता है? त्रिकाल कहलाता है कि जब इस प्रकार की कंडीशन बन गई है कि ना तो अन्न मिल रहा है, ना चारा मिल रहा है, और ना लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पीने के पानी की तक जीव जंतुओं को समस्या, मानव को समस्या उत्पन्न होने लगी है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? त्रिकाल कहते हैं। ये सबसे भयानक स्थिति होती है सूखा की, त्रिकाल। ठीक है, आगे हमने आपको बताने का प्रयास किया है चक्रवात। चक्रवात मतलब स्टूडेंट्स साइक्लोन, एक प्रकार का एक तूफान होता है, एक प्रकार का एक तूफान होता है जिसको हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। भारत में तूफान को चक्रवात के ही नाम से जाना जाता है। मुख्यतः चक्रवात मतलब तूफान। चक्रवात क्या कहलाता है? हालांकि चक्रवात और प्रति चक्रवात, यहाँ दो कंडीशन होती है। आज हम आपदाओं के बारे में बता रहे हैं। प्रति चक्रवात चूंकि कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है प्रति चक्रवात, इसलिए हम आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चक्रवात क्या कहलाता है कि जब वायु में ऐसी स्थिति बन जाए कि वायु का कोई ऐसा बवंडर बन जाए, और ये बनता कब है कि जब दो अलग अलग टेम्परेचर, दो अलग अलग ताप की जो वायु धाराएं हैं, जब ये किसी एक स्थान पर मिलती हैं तो आपस में इनका समायोजन नहीं हो पाता और एक प्रकार का बवंडर बन जाता है। और ये जो बवंडर या चक्रवात बनता है, ये जैसे वाहनों के चक्के होते हैं, तो चक्के में क्या होता है, आप उसको चक्का ही समझें कि ट्यूब कहाँ होता है? ट्यूब होता है उसके बाहर, मतलब ट्यूब में हवा भरी है, मतलब बाहर की ओर ज्यादा दबाव है और अंदर डेस्क लगी होती है बीच में, तो वहां कम दबाव है। मतलब चक्रवात की कंडीशन में क्या होता है कि हवा का जो प्रेशर होता है, हवा की जो सघनता होती है, वायु की जो सघनता होती है, ये बाहर के क्षेत्र में ज्यादा होती है और अंदर के क्षेत्र में कम होती है। वही हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि जो इसका अंदर का हिस्सा होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है चक्रवात में, और बाहर होता है हाई प्रेशर, मतलब ज्यादा दबाव होता है हवा का। इसीलिए कभी कभी आपको प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर कि चक्रवात की कंडीशन में हवाएं कहां से कहां बहती हैं, तो यहाँ जो हवाएं होती हैं चक्रवात की स्थिति में, ये बाहर से अंदर की ओर बहती हैं, मतलब हवाएं केंद्र की ओर बहती हैं। क्योंकि हवा का जो दबाव होता है, हवा कैसे बहती है? अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। तो बाहर वायुदाब अधिक होता है चक्रवात में और केंद्र में वायुदाब कम होता है। तो हवाएं कहाँ चलती हैं? इसमें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। केंद्र में लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है। और जब भी कभी चक्रवात आता है, ऐसी कंडीशन बनती है, तो वर्षा होती ही है। ठीक है, ये जो बीच का हिस्सा होता है, इसे चक्रवात की आंख या चक्रवात का नेत्र कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये लगभग पूरी घटना को शांति से देखता है, क्योंकि यहाँ शांति होती है, हाई प्रेशर तो बाहर होता है, इसलिए इसका जो केंद्र होता है, जहाँ लो प्रेशर होता है, कम वायु दबाव होता है, इसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। अब हमने यहाँ चक्रवात के बारे में कुछ स्थितियां आपको और बताई हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, आप इन्हें देख लें या नोट कर लें। चक्रवात की जो अवधि होती है, कभी कभी पूछा जाता है इसकी अवधि कितनी होती है, तो लगभग 5 से 7 दिन तक चक्रवात चलता रहता है, तूफान चलता रहता है, हवा चलती रहती है। चक्रवात को किस संकेत द्वारा दर्शाते हैं? इसकी आकृति क्या होती है? लगभग भी द्वारा इसकी आकृति होती है, भी द्वारा इसे दर्शाया जाता है। चक्रवात आता क्यों, हम आपको बता चुके, दो भिन्न ताप वाली वायु धाराओं के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात की यदि औसत गति आपसे पूछी जाए तो लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा उन हवाओं की औसत गति होती है, लेकिन ये गति जो होती है ये 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। हालांकि इतना अभी तक नहीं आया है चक्रवात की। ये सबसे भयानक कंडीशन हो सकती है जब चक्रवात में हवा की गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, अब चूंकि विश्व में सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? बांग्लादेश में आते हैं। विश्व में चूंकि ध्यान रखना, संसार की सबसे ज्यादा आपदाएं बांग्लादेश में आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, मानव निर्मित आपदाएं तो कहीं भी आ सकती हैं गलती के कारण। ठीक है, तो विश्व का 6% जो चक्रवात हैं ये भारत में आते हैं। कभी कोई प्रश्न आता है कि भारत में अधिकतर चक्रवात कब आते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर माह में भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं वर्ल्ड में, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा उड़ता ही रहता है, चक्रवात माने तूफान, ऐसे आप याद रख सकते हो।
उड़ीसा में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। ठीक है, और संसार में सबसे ज्यादा कहां आते हैं? बांग्लादेश में आते हैं। इनका विस्तार यहाँ 1999 में सबसे बड़ा चक्रवात आया था उड़ीसा में। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ होता है? तो हजारों किलोमीटर तक के एरिया को ये कवर करते हैं चक्रवात। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? चक्रवात की आकृति होती है अंडाकार। कभी आपको प्रश्न आ जाए कि चक्रवात की स्थिति आकृति कैसी होती है, तो उसे दर्शाते तो हैं भी से, लेकिन चक्रवात की आकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है। ठीक है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहां हमने आपको बताने का प्रयास किया है विभिन्न देशों में चक्रवात के नाम की। हालांकि कभी आपसे पूछा जाए कि चक्रवात के नाम किस आधार पर रखे जाते हैं, तो पहले तो फिल्मी नायिकाओं के नाम पर रखे गए थे, टाइफून, हरिकेन, ठीक है, इस टाइप के। लेकिन अलग अलग देश अब कुछ नायिकाओं के नाम पर भी, कुछ नायकों के नाम पर भी अब इनके नाम रखने लगे हैं चक्रवात के। ठीक है, तो विभिन्न देशों में चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो भारत में जो तूफान आते हैं, भारत में इनको चक्रवात कहते हैं। जापान में क्या कहते हैं? जापान में इनको टाइफून कहा जाता है। छात्रों, जापान में क्या कहा जाता है? जापान में कहा जाता है इनको टाइफून। ठीक है, पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? इनको गुलाब कहा जाता है। वेस्ट इंडीज में कहा जाता है हरिकेन। वेस्ट इंडीज में तूफान या चक्रवात को क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, कैसे याद रखना? जैसे कुछ लोग पान वगैरह खाते हैं तो फिर फोन मतलब फूंक, पान के बाद में कुछ बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, फूंकते हैं ऐसे करके, तो जापान में इनको टाइफून कहते हैं। वेस्ट इंडीज में क्या कहते हैं? हरिकेन। ठीक है, वैसे बेस्ट इंडीज जैसे भी आपको याद रखना, यहां लिखा है डीज मतलब डीजे। ठीक है, डीजे में हरि भगवान के गाना बज सकते हैं, ऐसे करके इसको याद कर लेना। ठीक है, और फिलीपींस में भी क्या कहते हैं? टाइफून। फिलीपींस में भी क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं चक्रवात को। फिलीपींस देश में टाइफून याद कर लेना, कोई लॉजिक आप लगा लेना। वैसे जो टाई वगैरह लगाए होते हैं वो पीन्स या जीन्स ऐसे करके पहने होते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अमेरिका में क्या कहते हैं? अमेरिका में कहते हैं हरिकेन और टोर्नाडो। क्या कहते हैं? टोर्नाडो या टार्नेडो, कुछ भी लिखा होता है। अमेरिका में हरिकेन और टोर्नाडो कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज आप जरूर याद करना कि कभी आपसे पूछा जाए कि संसार का सबसे भयंकर जो तूफान होता है, सबसे ज्यादा जो समस्या या सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान किस तूफान में होता है, तो इसको आप याद रखना, टोर्नाडो। कौन सा तूफान संसार का सबसे भयंकर तूफान है? टोर्नाडो। कौन सा? टोर्नाडो। ये मानव को बिल्कुल तोड़ देता है एक प्रकार से। ठीक है, मानव को एकदम तोड़ देता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से। ऐसे आप इसको याद रखना, क्योंकि इसकी जो गति होती है हवाओं की, इसमें लगभग 360 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और ये जल और थल दोनों में तबाही मचाता है। टॉर्नेडो तूफान जो है अमेरिका में जो आता है, सबसे भयानक तूफान, लगभग 360 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होती है, और जल और थल दोनों में ये तबाही मचाता है, और इसमें वर्षा के साथ साथ तूफान भी आते हैं टॉर्नेडो में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम आपको एक तीसरा वीडियो आपदा प्रबंधन और कुछ चीजें और रह गई हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो कर ही दें। धन्यवाद।